Hello students, I Amol Sharma welcome you all in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education. Students, today I have prepared a video for class 9. In this video, we will study the topic methods of separating of a constant of mixture. It is from lesson number 2 of chemistry, that is matter around us pure. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें स्टडी करेंगे कि मिक्सचर के अगर हमें कांस्टेंट सेपरेट करने हो तो कौन कौन से मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का सब टॉपिक है, तो हम आज इसे हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट अ मिक्सचर इज। आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेस में 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच 2 or more pure substances, say elements or compounds, are simply mixed together in any proportion। कि अगर हम दो या दो से साथ ज्यादा चीजें हम कभी भी मिला लेते हैं तो वो मिक्स जो हमें मिलता है, जैसे हम बाजार में कुछ मिक्सचर लेने जाते हैं, उसमें नमक है, उसमें चीनी, उसमें मिर्ची है, उसमें जो हम कह सकते हैं सेवियां हैं, बहुत सारी चीजें, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। तो वो जो हम या घर में हमने दाल बनानी हो तो हम दो तीन चीजें हल्दी नमक वगैरह दाल हम मिलाते हैं, तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। वो जो हमें मैटर मिलता है जिसमें हम कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाएं, किसी भी इन एनी रेशो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, वो बन जाता है हमारा मिक्सचर। एक चीज और इसमें याद रखनी है आपने कि इन मिक्सचर द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल लेबोरेटरी मेथड्स such as filtration, distillation, sublimation, etc. A mixture does not have a definite formula. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें आपको बताया कि मिक्सचर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज, जो भी उसके कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिक्सचर ले लेते हैं सैंड का, आयरन का और साल्ट का। हमने एक चाइना डिश ली, एक बर्तन लिया, उसके बीच में तीनों मिक्स कर दिए। मिक्स करने पे हमें वो मिल गया मिक्सचर, लेकिन जो सैंड थी, जो रेत थी, वो रेत वैसी ही रही, उसने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं की। आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं की, साल्ट ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं की, वो साल्ट एज ए साल्ट ही वहां पे रहा, आयरन एज ए आयरन ही रहा, सैंड जो है वो एज ए सैंड ही रही। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उस मिक्सचर के, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं। और दूसरी बात कि हम इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिस चीज का वो मिक्सचर बना है, जैसे सैंड है, मैग्नेट है, सॉरी सैंड है, आयरन है या साल्ट है, इसको हम आसानी से फिजिकल मेथड्स, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इनको हम आसानी से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है। जैसे हमारे पास वाटर है, तो उसमें हमें मालूम है कि 2 एटम्स हम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का हम मिलाते हैं, वाटर बन जाता है। या हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का और 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन ली तो वो वाटर बन गया। मतलब कि वहां पे एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड रेशियो है, इसलिए उसका एक डेफिनेट फार्मूला है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, CO2, तो वो एक डेफिनेट फार्मूला बन जाता है। लेकिन मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज जो जो भी हम कहें कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमने नहीं मिलाए होते हैं, इसलिए हमने उसका कोई फार्मूला हम नहीं बना पाते। तो मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द रीजंस फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। कि हमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट है हमें उनको सेपरेट अगर करना है तो वो क्यों करना है, कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इन मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। So students, as we all know that most of the substances in our surrounding are not chemically pure, कि हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजें जो हैं वो प्योर नहीं होती हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें प्योर सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। आप लोगों को प्योर सब्सटेंसेस मालूम होगा कि क्या होंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सब्सटेंस एक ही काइंड के एटम्स का बना हो। जैसे हम एलिमेंट की बात करते हैं तो गोल्ड है तो उसके सारे के सारे एटम जो है वो गोल्ड के ही हैं। सिल्वर है, सारे के सारे एटम सिल्वर के हैं। तो जो सब्सटेंस एक ही काइंड के एटम का बना हो उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। या यूजुअली अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक नल लैंग्वेज में देखें, द सब्सटेंस विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अगर हम कहते हैं कि घी हमें प्योर चाहिए तो मतलब उसमें डालडा घी या दूसरी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। या हम कहते हैं प्योर दूध, मतलब उसमें पानी कम होना चाहिए। या हम कहें कि प्योर राइस की, तो उसमें कंकर नहीं होने चाहिए। तो इन आवर कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दैट अ प्योर सब्सटेंस मीन्स
विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो कई बार हमें प्योर सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें उनके कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के, कि उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस या कई बार इम्प्योरिटीज से डिजायरेबल सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना पड़ता है। नाउ द वेरियस रीजंस for separating the substances are: number one, to get a pure substance। मीन्स अगर हम कहें कि प्योर सब्सटेंस जो है हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे आपको बताया घी, या हमें कोई दाल या दही, हमें ये चाहिए होता है दूध, तो इसलिए क्या होता है इवन कि प्योर सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक इन लेबोरेटरी फॉर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। हमें इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं प्योर सब्सटेंस, हमें मेडिसिन में चाहिए होते हैं प्योर सब्सटेंस, खाने के लिए प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है। इसलिए हमें मिक्सचर के कंपोनेंट, मतलब कि अगर उसमें कोई अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। सेकंड इज टू रिमूव एनी अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट, कि हमें अनडिजायरेबल को दूर करना है। तो अनडिजायरेबल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर कैन सम टाइम बी वेरी हार्मफुल, hence they need to be removed in order to get the desirable components। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमें दूध की बात करते हैं, उसमें पानी है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें दूध के जो फायदे मिलने वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हमारी हेल्थ के लिए या हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस है बीच में, तो वो हमारा रिएक्शन जो है या हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। कई बार अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हमारे खाने में होते हैं, जैसे कंकर आ गए या कोई अडल्ट्रेंट आ गया, उससे भी हमारे सेहत पे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल कंपोनेंट को सेपरेट करना पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट क्यों करना है। थर्ड इज़ टू ऑब्टेन द यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, कि हमें सेपरेट करने हैं कौन से यूज़फुल कंपोनेंट। तो सम टाइम अ मिक्सचर कंप्राइज मोर देन वन यूज़फुल कंपोनेंट, कि उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल यूज़। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई हमारे पास मिक्सचर है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, तो हमें वो अलग-अलग करके इस्तेमाल करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है कि उसके यूज़फुल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, ताकि हम इंडिविजुअल हर कंपोनेंट को यूज़ कर सकें। सो दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न्स फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट करने की नीड क्या है। Now we will see the various methods used for separating the components of mixture। अब हमें मिक्सचर के कंपोनेंट अगर सेपरेट करने हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो हम सिंपल लेबोरेटरी या फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस मिक्सचर बनाते हैं या जो भी कंपोनेंट मिक्सचर बनाते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, वो फिजिकली हैं, तो उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अगेन कि जो भी मेथड हमने अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि उन सब्सटेंसेस के मिक्सचर की प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज क्या हैं। तो नंबर ऑफ मेथड्स आर डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो वेरियस मेथड्स आर, उसमें डिपेंड करता है कि क्या क्या हमें सेपरेट करना है। पहला आ गया सेपरेटिंग ए सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। मान लो कि दो सॉलिड्स का मिक्सचर है, हमें उन्हें सेपरेट करना हो, तब कौन सा मेथड लगाएंगे? सेपरेट अ सॉलिड दैट सब्लाइम्स, की कोई अगर सब्लिमेशन होती है। separating an insoluble solid from a liquid, separating a soluble solid from its solution, separating a magnetic substance from a non-magnetic substance, separating miscible liquids, separating immiscible liquids, separating the colored components of a mixture। तो हर एक का हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो डिपेंड करता है कि हमारे जो कंपोनेंट हमें सेपरेट करने हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो किस स्टेट में है। तो अलग अलग जो आपको यहाँ पे मैंने 7-8 मेथड बताए, तो यो कंपोनेंट्स हैं, तो इनके हर एक का अपना अपना अलग अलग मेथड है, क्योंकि हर एक के टाइम कोई कलर में होगा, कोई सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज वी विल यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स। तो सबसे पहले सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। अब हमें सॉलिड, दो सॉलिड या दो से ज्यादा सॉलिड्स का मिक्सचर हो, तब हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो फर्स्ट हम पहला उसको हम लेके चलते हैं कि सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना है। The properties commonly used to separate solids from a mixture of solids are weight, size, shape and color। कि जो हमें सॉलिड को सॉलिड से अलग करना है, तो हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि उसकी शेप के हिसाब से, कि इस शेप का अलग है, जैसे कोई ट्रायंगुलर चीजें और सर्कुलर चीजें हो, तो दोनों सॉलिड्स अलग अलग मिक्स हों, तो हम उसमें क्या करेंगे, सर्कुलर को सेपरेट कर सकते हैं उनकी शेप के देख के, और ट्रायंगुलर को अलग कर सकते हैं। ऐसे उनके साइज के हिसाब से हम शेप के ऊपर या कलर के ऊपर हम डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कैसे हम उसे सेपरेट करना है। तो यूजुअली जो सेपरेट करने हो सॉलिड्स को,
तो हम उनकी क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वेट, साइज, शेप या कलर। अब कॉमन मेथड जो हम घरों में भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग की। तो यूजुअली जैसे अब मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग सीजन था, तो आप में से कई स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स को आपको पता होगा कि थ्रेशिंग या हार्वेस्टिंग हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं कि जब भी कोई भी फसल पक जाती है तो हमें उसे ग्रेन्स को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। उसकी पूरी टहनी से हम ग्रेन को अलग करना है। तो वो जो मेथड है उसकी, चाहे हम उसको बाय बीटिंग इट ऑन सम हार्ड सरफेस या मशीन्स के थ्रू, जो फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि आदमी उसे ग्रेन्स को अलग कर रहा है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम इट्स chaff is called as threshing. The wheat grains are the separated from the mixture of grain and chaff so obtained. उसके बाद जो ग्रेन यहाँ पे हमने थ्रेशिंग के बाद मिले, अब उसमें से हस्क जो भूसा है, उसमें जो हल्की हल्की घास है, वो हमें सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। द ब्रीज ब्लोज ऑफ द chaff while the grain falls down almost vertically. This process of separating grains from husk with the help of blowing wind is called as winnowing. आजकल तो मशीन्स हैं, लेकिन यूजुअली इन अवर अर्ली टाइम्स की लेडीज क्या करते हैं कि ये एक छज्जा सा लिया हुआ है, एक लकड़ी का। इसके बीच में हम क्या करते हैं कि ये ग्रेन्स अलोंग विद द जो भी चाफ था वो उसे हमने ऊपर हाइट से हम उसे नीचे फेंकते हैं। तो चाफ जो है वो घास फूस जो है वो हल्की है, वो हवा से थोड़ी दूर जाके गिरती है। ग्रेन्स बीइंग हैवियर, तो वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से हमने हस्क और ग्रेन्स जो थे वो सेपरेट कर लिया। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज द विनोइंग। तो ये आ गया कि एक सॉलिड हस्क भी हमारे पास सॉलिड था और ग्रेन्स जो थे वो भी सॉलिड थे। तो सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने का एक तरीका आ गया थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सेकंड इज हैंड पिकिंग। Undesirable pieces such as pieces of stones in rice or cereal can be separated by hand picking. This is possible because the particles of undesirable substances are different from the food grains in shape, color and size. जैसे घर में हम चावल छांटते हैं, कंकर उसमें से होते हैं, तो क्योंकि उनका जो है वो साइज के हिसाब से या उनकी शेप के हिसाब से हमें पता चल जाता है, या उसकी हम सरफेस चेक करके। इवन कि अगर दालों में 2-3 दालों का मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे आपको राजमा या दूसरी और भी 3-4 दाल मिक्स की हुई हैं, तो हर एक दाल का अपना अपना कलर, अपने अपनी शेप है। तो इस शेप साइज के हिसाब से हम अपने डिफरेंट जो डिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द शेप, कलर एंड साइज। दिस इज द हैंड पिकिंग। थर्ड मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड इज sieving. When the constant of a mixture have particles of different size, a sieve can be used to separate them. जैसे सिंपली आप घरों में भी हम देखते हैं सीविंग कि जैसे आटा है, सुबह सुबह हमने फ्लोर अपना जो छानते हैं उसको गूंथने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो हम एक सीव के ऊपर या स्ट्रेनर के ऊपर हम क्या लेते हैं, वो आटा लेते हैं। तो उसमें से जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो आटा है वो नीचे रह जाता है, जो भूसा भूसा है, जो हस्क है वो ऊपर रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेनर या हमारी जो सीव है, उसके पोर्स का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें सुराख छोटे छोटे होते हैं। तो उससे जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो आटा है वो उसमें से निकल जाता है। जो बिगर साइज पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर रहते हैं। या हम कई बार हम घरों में कंस्ट्रक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उसमें भी हम सैंड में से जो ग्रेवल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रेनर लगाते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स दूसरी तरफ निकल जाते हैं और ग्रेवल का साइज, पत्थर का साइज जिसका बड़ा बड़ा होता है, वो स्ट्रेनर के ऊपर रहता है। तो मतलब सीविंग जो मेथड है हम किसके लिए यूज करते हैं कि जिसमें सॉलिड्स की साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जो छोटे साइज के सॉलिड्स हैं वो सीव के पोर्स में से या स्ट्रेनर के पोर में से निकल जाते हैं, और जो बिगर साइज हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेनर के ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से हम सॉलिड्स को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर सम मेथड्स फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड। आफ्टर दैट द सेकंड मेथड इज टू सेपरेट ए सॉलिड दैट सब्लाइम्स, कि जो सॉलिड सब्लाइम हो जाता है। अब सब्लाइम या सब्लिमेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा सा भी उन्हें हीट करते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसेस में विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। यूजुअली क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, लिक्विड बॉयल होकर गैस बनता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड से वेपर फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए वेपर में, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन करता है या जो वेपर बन जाता है डायरेक्टली सॉलिड से, उसे कहते हैं सब्लिमेट। अब जैसे अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, तो हम अपने बाथरूम्स में यूजुअली ओडोनिल रखते हैं। तो ओडोनिल आपने देखा होगा, एक सॉलिड टैबलेट सी होती है, एक टिक्की सी होती है, केक होता है। तो हम उसे बाथरूम में या वॉशरूम में अपने लगा के रखते हैं। तो कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां से ड्रॉप टपक टपक के नीचे गिरते हैं,
तो अगर ड्रॉप्स टपक रहे हो या नीचे निशान पड़ा तो इसका मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन वहाँ पे कोई ड्रॉप्स नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद पैक में से डिसअपीयर हो जाता है। इट मीन्स सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स। या दूसरा आप नेपथलीन वाल्स जो फिनाइल हम घरों में कपड़ों में डालते हैं, तो उसमें भी हम व्हाइट कलर के बॉल्स जो हैं वो कपड़ों में डाल देते हैं उसके फिनाइल के, और वो सर हमें कीड़े से वो कपड़ों को बचाता है। तो कुछ हम सीजन के बाद देखो तो वो वहां से या कुछ मंथ्स के बाद वो नेपथलीन वाल डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए होते तो वो कपड़ा हमारा गीला हो गया होता, लेकिन वो गीला नहीं होता है। तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में। तो जो सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट एनी विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, उन्हें कहते हैं सब्लिमेट। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स डायरेक्टली इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सैंड का। अब इसमें क्या है कि हमें इनको सेपरेट करना है, अमोनियम क्लोराइड और सैंड को। अब अमोनियम क्लोराइड जो है इट इज ए सब्लिमेट, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक मिक्सचर ले लिया अमोनियम क्लोराइड और सैंड का, एक इसमें एक चाइना डिश में, और उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रख दी। ठीक है, उसे हमने एक इन्वर्टेड फनल से हमने कवर कर दिया, और फनल के ऊपर जो ओपनिंग है उसकी, वहां पे ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग क्यों लगाया है, ताकि वेपर जो इसके जो सब्लिमेट जब ये बनेगा सब्लाइम करेगा तो इसके वेपर्स यहाँ से एस्केप ना कर जाए, इसलिए हमने ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया। चाइना डिश को हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पे एक वायर गाज पे रख दिया, और इसे हमने हीट किया विद द हेल्प ऑफ ए बंसन बर्नर। जैसे ही हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसके सब इट अंडरगो सब्लिमेशन, मींस यहाँ से इसके वेपर जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, सिंस द वेपर्स कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कॉटन प्लग। फिर हम क्या करेंगे, इस फ्लेम को बंद कर देंगे, एंड दिस होल apparatus इज अलाउड टू कूल फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए इसे हम कूलिंग के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे कि इस चाइना डिश में सिर्फ सैंड रह जाएगी, और जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे जो इस फनल की वॉल्स के साथ है, ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हो, ये वेपर सारे यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हमने अमोनियम क्लोराइड और सैंड को सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर लिया। तो मीन सब्लिमेशन में हम क्या, इस प्रोसेस में हुआ क्या कि अमोनियम क्लोराइड जो था वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बना, वेपर्स, और वो वेपर्स जो है वो ठंडे होकर इसके साथ चिपक गए। तो इस तरह से हमने सैंड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कर लिया, आसानी से सेपरेट कर लिया। तो ये हो गया सेकंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड दैट सब्लाइम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। वो क्या है, वो किसके लिए है, सेपरेटिंग अ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। कि अगर कोई लिक्विड में हमने कोई सॉलिड डाला हुआ है और वो सॉलिड इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल क्या होता है, जो सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आप सैंड डाल दो पानी में तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, पत्थर डाल देंगे वो डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन नमक या चीनी डाल देंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। दे आर सॉल्युबल सॉलिड्स। इनसॉल्युबल हो गए विच डू नॉट गेट डिसॉल्व। ऐसे ही अगर किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड है तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए भी वेरियस मेथड्स हैं। पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और दूसरा आ गया फिल्ट्रेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एन इनसॉल्युबल सॉलिड कांस्टेंट ऑफ ए मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कांस्टेंट बाय अलाउइंग इट टू सेटल डाउन एट द बेस, following by transferring the clear liquid into another vessel. The settling down of the particles of the insoluble solid is called as the sedimentation, and the method of gradually pouring of liquid from one container to another container without disturbing the sediment is called as a decantation. मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक मड्डी वाटर, हमने एक बीकर लिया, उसके बीच में कुछ मिट्टी और पानी हमने उसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, उसे हम थोड़ी देर के लिए उसको अलो कर देंगे, ताकि धीरे धीरे मिट्टी या सैंड जो है, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि एक बीकर में मिक्सचर लिया था हमने सैंड और वाटर का, तो धीरे धीरे वो सैंड या हम कह सकते हैं मड पार्टिकल वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएंगे। तो वो जो नीचे जो पार्टिकल सेटल हो गए सैंड के या मड के, दे आर कॉल्ड एज द सेडिमेंट्स। और इस प्रोसेस को, इनके सेटलिंग होने को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। अब इसके बाद क्या है कि हम इस लिक्विड को बिना डिस्टर्ब किए, जैसे हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्लियर वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आ गया डिकेंटेशन। इसे हम, जैसे आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हो कि नीचे सैंड सेटल हुई है, हमने विद द हेल्प ऑफ एक ग्लास रॉड की धीरे धीरे ग्लास के ऊपर हमने लिक्विड डाला, पानी डाला, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। कि जो सेडिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे विद फुल प्रिकॉशन आपने धीरे धीरे उस लिक्विड को ट्रांसफर करना है, क्लियर लिक्विड को दूसरे कंटेनर में। तो उस ट्रांसफर को, क्लियर लिक्विड की ट्रांसफर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, हम उसे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन।
तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या हो गया कि हैवियर पार्टिकल्स जो थे वो धीरे धीरे विदाउट डिस्टर्बेंस वो नीचे सेटल हो गए। उसके सेटल होने को हमने कहा सेडिमेंटेशन, और पार्टिकल जो नीचे सेटल हो गए मड या सैंड के पार्टिकल वो आ गए सेडिमेंट्स। फिर हमने उसे धीरे धीरे लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डाला, लेकिन उसमें हमने सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे वो डायरेक्टली डालो या विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उस प्रोसेस को हम, उस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। तो ये था पहला, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दूसरा है फिल्ट्रेशन। The method of separating insoluble solid particle from a liquid by passing it through a filter paper is called filtration. The clear liquid obtained after filtration is called filtrate, and the insoluble solid left over the filter paper is called residue. कि filtration process क्या है? अगर हम अपनी डेली लाइफ से देखें तो यूजुअली गांव में क्या करते हैं लोग, पानी लेके आते हैं कहीं कुएं से, तो उस कंटेनर को किसी गड्ढे में डालना हो तो वो ऊपर दुपट्टा रखते हैं, ताकि दुपट्टे में से जो है वो पानी दूसरी तरफ साफ हो जाए। तो वो जो दुपट्टा था, दैट एक्ट एज ए फिल्टर पेपर। उसमें से पानी दूसरी तरफ चला गया, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी या जो लाइटर इम्प्योरिटीज थी या जो इम्प्योरिटीज सॉलिड डिजॉल्व नहीं हुआ था, वो अनडिजॉल्व या इनसॉल्युबल मटेरियल वो उस दुपट्टे के ऊपर रह गया। सिमिलरली हम लेबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, हमने एक फन्नल ली, इसके बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में हमने फिल्टर पेपर की कोन बना ली, और इस फन्नल के नीचे हमने रख दिया एक बीकर। अब हमने मिक्सचर जिसके बीच में वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, वो धीरे धीरे हम इस फिल्टर पेपर पे डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, या डायरेक्टली भी आप धीरे धीरे डालोगे, लेकिन फिल्टर पेपर फटना नहीं चाहिए। तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे सारा साफ पानी जो है वो फिल्टर पेपर से दूसरी तरफ नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। अब जो पानी नीचे कलेक्ट हो गया दैट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड मटेरियल बच गया दैट इज द रेजिड्यू। तो इस तरह से हमने इनसॉल्युबल मटेरियल को जो लिक्विड से वो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड इन ए मिक्सचर। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। तो हमने तो डे टू डे लाइफ से भी एग्जांपल डिस्कस किए हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो ये हो गया इनसॉल्युबल सॉलिड को हमें सेपरेट करना है अगर लिक्विड से। इसके बाद है सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर वो सॉलिड डिसॉल्व हो गया हो फिर कैसे सेपरेट करेंगे। पहले तो था कि इनसॉल्युबल था तो आसानी से हमने फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से कर लिया। अगर वो लाइटर इम्प्योरिटीज थी तो वो फिल्टर पेपर से हमने फिल्ट्रेशन से कर ली, और अगर हैवियर इम्प्योरिटीज थी तो वो सेटल हो गई सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। लेकिन अगर सॉल्युबल हो, मतलब कोई सब्सटेंस पानी में या मिक्सचर में डिसॉल्व हो गया हो, तब हम कैसे उसे सेपरेट करें। तो उसके लिए भी हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं लाइक इवेपोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहला मेथड आ गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड यानी यूजुअली हम कहते हैं वाटर जो है इट चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि आप वाटर को आप धूप में रख दो या कमरे में रख दो तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। अब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तब उसे हम इवेपोरेशन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। जैसे वाटर को आपने धूप में रखा है या ऐसे ही घर में कमरे में रखा है, तो रूम टेम्परेचर पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, या कुछ देर के बाद धूप में भी अगर छत पे आप देखो पानी आप फेंको, छत के ऊपर पड़ा हो तो वो ओपन में ही वो सूख गया होता है, तो इसका मतलब वो पानी वहां से इवेपोरेट हो गया। लेकिन जैसे आप किसी कंटेनर में पानी को आप गैस पे रखा तो धीरे धीरे वो बॉयल करेगा, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो तब भी वो वेपर्स बन के खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे था, तब वो बॉयल किया, उसमें से वेपर्स बने एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके इवेपोरेट करेगा तब उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। अदरवाइज वो बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन, जो कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। नाउ a solution is evaporated on a water bath। अब इसमें क्या है कि कुछ आपने चीजों का ध्यान रखना है जो मैं कुछ यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। A solution is evaporated on a water bath till only 1/4 solution is left. The solution is then cooled at room temperature and separate solid particles are filtered and washed with a suitable solvent and dried at room temperature. It is better to avoid complete evaporation due to the following drawbacks। अब हमें किसी चीज को सॉलिड को ऑब्टेन करना हो जो डिसॉल्व हो गया हो, तो हम यूजुअली क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट कर देंगे। लेकिन उसमें भी आपने एक ध्यान रखना है कि हर एक केस में हम पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट नहीं करते।
तो बेटर है कि उसे हम थोड़ा 1/4 तक उसे इवेपोरेट करें। अब क्यों नहीं करते, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कंप्लीट इवेपोरेशन के। फर्स्ट इज, ऑन कंप्लीट इवेपोरेशन प्योर सब्सटेंस में गेट कंटामिनेटेड विद द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हो सकता है कि उस सॉल्यूशन में जो हमारे पास जो हमें सॉलिड चाहिए था, इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटीज भी उसमें डिसॉल्व हुई हों। जब वो सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो इम्प्योरिटीज और हमारा डिजायरेबल सॉलिड जो हमें चाहिए था, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो वो हमारा सॉलिड जो है वो गंदा हो सकता है, कंटामिनेट हो सकता है। दूसरा क्या होता है कई बार कि ड्यूरिंग हीटिंग टू ड्राइनेस ऑन ए बंसन बर्नर, सम लो मेल्टिंग सॉलिड्स में गेट डिकम्पोज्ड। फॉर एग्जांपल, sugar present in sugar solution get decomposed on heating to dryness on a Bunsen burner। अब क्या था कि कुछ सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही हम उसे हीट करते हैं इवेपोरेशन के लिए, या उसे हम हीट वो इवेपोरेट करेगा, तो उसमें से क्या होगा कि अगर हम उसे सुखा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाए, तो उसमें कई बार क्या होता है, सॉलिड डिकम्पोज हो जाता है, वो टूट जाता है, तो इट गेट चेयर्ड, तो वो खत्म हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हर किस्म के सॉल्यूशन को हम पूरा इवेपोरेट ना करें, उसको 1/4 तक उसके बीच में रखें। अब इसकी अगर हम नीचे पिक्चर में मैंने आपको बताया भी है कि इवेपोरेटिंग डिश क्रिस्टल में थोड़ा सा लिक्विड सॉल्यूशन रहना चाहिए। तो अब इसकी हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे सेपरेटिंग कॉमन साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर, कि अगर हमें कॉमन साल्ट चाहिए पानी से, तो उसके लिए भी हम इवेपोरेशन मेथड ही यूज करते हैं। अब एक तो आ गया कि लेबोरेटरी में अगर हमें साल्ट वाटर से साल्ट निकालना है, और दूसरा आ गया कमर्शियल लार्ज स्केल पे। तो पहले हम कमर्शियल स्केल का अगर हम बात करें, जो नीचे एक फिगर बनी है, कि हम कॉमन साल्ट यूजुअली हम सी वाटर से मिलता है हमें। सी वाटर जो कि साल्टी वाटर है, उसमें क्या करते हैं हम कि सी वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं इन नियर बाय रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड फील्ड। वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड फील्ड को हम क्या कहते हैं, लैगून्स। और देन इट इज अलाउड टू इवेपोरेट अंडर द हीट ऑफ सन, under the heat of sun. After complete evaporation of water, crystals of common salt left behind. These are purified by the method of crystallization, and then small amount of sodium iodide is added to make it iodized salt. तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा कर रहे हैं। जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो क्रिस्टल्स कॉमन साल्ट के रह जाते हैं। फिर हम इसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इसे प्योर करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इसे प्योर करते हैं, उसके बाद हम इस नमक में क्या ऐड करते हैं, सोडियम आयोडाइड, टू मेक इट आयोडाइज्ड साल्ट। अब आयोडाइज्ड साल्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है। इसलिए हम उसमें नमक में क्या डालते हैं, ताकि इजीली हर घर तक आयोडीन आसानी से पहुंच सके, हर पर्सन तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि नमक जो है बड़ा ही हमारा कॉमन फूड इंग्रेडिएंट है, हर घर में ये यूज होता है, तो इसलिए नमक में ही आयोडीन डाला जाता है, तो आयोडाइड साल्ट से बनाया जाता है। लेकिन अगर हमें लेबोरेटरी में करना हो, तो अभी हम क्या करेंगे कि टेक अबाउट 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन ए चाइना डिश एंड हीट द चाइना डिश विद ए बंसन बर्नर। कि हमने क्या किया कि उसे 50 ml पानी हमने चाइना डिश में लिया और उसे हीट करेंगे। When water boils, reduce the flame when all the water get evaporated, cool the china dish and scrape the common salt with the help of a spatula। कि जो आपने देखो यहाँ पे हमने एक पिक्चर में साल्ट वाटर लिया हुआ एक चाइना डिश में, नीचे हम उसे हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए बंसन बर्नर। जब ये सारा का सारा साल्ट वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे पीछे कॉमन साल्ट रह जाएगा, जो हम आसानी से स्पैचुला से या किसी चम्मच से हम उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इवेपोरेशन से जो है हम कॉमन साल्ट जो कि डिजॉल्व था वाटर में, उसे हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो अभी हमने बात की यहाँ पे कि क्रिस्टलाइजेशन, जो भी साल्ट हमें मिलता है हम उसे प्यूरिफाई करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सेकंड मेथड करने से पहले हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि कैसे हम क्रिस्टल्स को प्योर करते हैं फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास इम्प्योर चीज हमें मिल रही है, जैसे नमक यहाँ पे प्योर नहीं होगा, कई इम्प्योरिटीज इसमें ऐड होंगी, तो हमें उसे इम्प्योर से प्योर करना है बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है। अब जैसे आपको मान लो कि हमें जो है वो प्योर इम्प्योर सैंपल हमें दिया हुआ है, कि हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का, मैंने शायद इस पे कॉमन सॉल्ट लिख दिया हुआ था, तो कॉपर सल्फेट का हमारे पास एक इम्प्योर सैंपल है, जो आपके जैसे सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है कि हमें कॉपर सल्फेट अगर इम्प्योर सैंपल दिया हो, तो उसका हमें प्योर क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले टेक 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश and dissolve it in a minimum amount of hot water. Filter through the solution through a filter paper in order to remove the suspended impurities। कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें impurities जो है उनको सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल होगा, जैसे हमने 10 ग्राम इम्प्योर सैंपल लिया कॉपर सल्फेट का, उसे हमने डिजोल्व किया एक चाइना डिश में।
और उसके बाद हमने फिल्टर पेपर की मदद से हमने उसे क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ताकि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी, जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई थी, वो हमने आसानी से अलग कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसफर किया उस फिल्ट्रेट को चाइना डिश में और हीट किया उसे। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस उसमें से वाटर इवेपोरेट कर देंगे ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिले। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर, ये वर्ड हमें जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर हम एक सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, वी कैन ऐड, ऐड तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होगा एक गिवन टेम्परेचर पे। जैसे अगर हम एक रूम टेम्परेचर पे एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें नमक डाला 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, मिक्स करते जाओ, वो डिसॉल्व होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा उसी टेम्परेचर पे, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, तो वो नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। एट दैट टेम्परेचर दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, हम उसमें ऐड कर सकते हैं और लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called as saturated solution. तो जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बना था, वो क्या था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है उस टेम्परेचर। देन टेक आउट द चाइना डिश फ्रॉम वाटर बाथ एंड कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। उसे हमने हीट किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, उस चाइना डिश को हमने उतारना है, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब उसका टेम्परेचर, जो कॉपर सल्फेट उसमें सैचुरेटेड बनाते वक्त डिसॉल्व हुआ था, जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज की टेम्परेचर के साथ, जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो सॉलिड जो उसमें डिसॉल्व हुआ था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने से वो धीरे धीरे सॉलिड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो सॉलिड उसमें से बाहर आएगा, दैट इज द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट। द ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म। उसे हम फिल्टर करेंगे, ड्राई देम बाय प्रेसिंग बिटवीन द फिल्टर पेपर्स। इस तरह से हमें क्रिस्टल जो है वो कॉपर सल्फेट के मिल गए। तो हमने इम्प्योर सैंपल से हमने क्या बना लिया, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है वो ब्लू होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। वो हम आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, या हम उसे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि जब उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका हाई टेम्परेचर पे बना, फिर जैसे जैसे वो ठंडा किया तो जो उसमें डिसॉल्व हुआ था, इट स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली उसके क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे, उसे हम फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, और हमें किसके मिल गए, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन एंड देन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों हमने मेथड जो है वो यहाँ पे यूज कर लिया। तो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन, कि कैसे हम इम्प्योर सैंपल को प्योर करते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड, सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से डिसॉल्व करने का पहला मेथड क्या था, इवेपोरेशन। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग। द heavier particles are forced to move down and the lighter particles stay at top. अब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो डिसॉल्व हो गए थे, अब उसे हमने सेपरेट करना है बड़े फाइन पार्टिकल जो हैं। अब इसमें क्या किया था कि मिक्सचर को रोटेट किया था एक मशीन में, जिसे हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। तो हाई स्पीड पे उसे रोटेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटीज। द हैवियर पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, दे आर फोर्स्ड टू सेटल डाउन, कि जब उसे रोटेट करेंगे तो वो सारे नीचे, हैवियर डेंसिटी या हम कहेंगे लाइट हैवियर पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी कम है, मतलब लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे घरों में भी आप लोग देखते होंगे, मदर्स यूजुअली क्या करते हैं, मलाई इकट्ठी करते जाते हैं और उसे घरों में वो चर्निंग करते हैं, मदानी जो होता है, जो भी चर्नर होता है उसके साथ। उसमें क्या करते हैं, जैसे उसे रोटेट करते हैं वो हाई स्पीड पे, तो उसमें क्या होता है कि बटर बटर या क्रीम जो है वो ऊपर आ जाती है। तो क्रीम इज लाइटर पार्टिकल, जो छाछ जिसे हम कामनी लस्सी कहते हैं, वो सारा नीचे बैठ जाता है। तो हैवियर पार्टिकल्स ऊपर, सॉरी लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को रोटेट करते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर पार्टिकल्स बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड इज कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कॉमनली इसको हम देखते हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे डेयरीज में, या जैसे हम अभी मैंने घर में बताया कि हम घरों में बटर या क्रीम सेपरेट करने के लिए दूध से, उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा ब्लड या यूरिन टेस्ट। अब क्या होता है कि हम ब्लड टेस्ट देते हैं या यूरिन टेस्ट, उसमें भी वो टेस्ट ट्यूब में हमारा एक ट्यूब होती है जिसमें वो डालते हैं, उसमें डाल के वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसके बीच में डालते हैं,
उसमें रोटेट करते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और जो पैलेट्स या जो हैवियर पार्टिकल्स है वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। इवन कि घरों में हम वॉशिंग मशीन में भी हम देखते हैं। अब देखो कि कपड़े जो है वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आगे एक बार पीछे, जो उसमें स्पिनर सा लगा होता है। तो उसमें भी हम क्या होता है कि वो धीरे-धीरे जो मैल जो है, वो सारी मैल जो कपड़े विद हैवी पार्टिकल वो नीचे आती है और डिसॉल्व्ड मैल जो होती है, जो गंदगी होती है, जो हल्की होती है, वो पानी के साथ ऊपर आ जाती है और हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल कर जाते हैं। तो दीज़ आर द सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हो गया हमारा मेथड कि अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो। तो अब यहाँ तक हमने देखा कि सॉलिड्स को कैसे सेपरेट करना है, चाहे वो इनसॉल्युबल हो या सॉल्युबल हो या दो सॉल्युबल इनसॉल्युबल, या हम कहें दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर है उसे कैसे हमने सेपरेट करना है। तो टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, लेकिन आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो आई होप कि यहाँ तक के जो सब टॉपिक्स थे आपके इस मेथड्स के, कि जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं, आई होप ऑल आर क्लियर टू यू। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से मेथड थे और किस-किस के लिए हमें अप्लाई करना है और कब-कब ये मेथड अप्लाई हमें करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन लर्न एंड रिवाइज ऑल द सब टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड टुडे। तो आज तक का जो था, हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हम इस लेसन के डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक्स। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।